PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आज ज़बरदस्त मैच खेला जाएगा और वो मैच होगा कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में। कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर को अपना होम ग्राउंड मानती है। लेट्स सी कि अपने होम ग्राउंड में वो क्या कराची किंग्स को ज़ेर कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। ये दोनों टीमें ये आज इस लीग का दूसरा मैच खेलेंगे। पहले मैच में कराची किंग्स ने 56 रन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी थी और टोटल अगर हम इनके मैचेस की बात करें PSL में तो इन्होंने आपस में 19 बार मैचेस खेले हैं और 7 बार कराची जबकि 12 बार कोयटा ग्लैडिएटर्स को अबूर हासिल है। मैच पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वन एंड ओनली हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है सर, हाउ आर यू डूइंग फर्स्ट? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत बेहतर, इसीलिए आपके सामने बैठा हूँ। हाँ सर, इट्स ऑलवेज बीन प्लेजर टू सी यू अराउंड और मैं कहते ना कि मुझे एनर्जी बूस्ट मिल जाती है आपके साथ। अल्लाह का शुक्र है जी। हाँ। सर, आज का मैच आई थिंक इम्पॉर्टेंट मैच है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब तो जितने भी मैचेस होंगे ना सारी टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने कल भी रात को ब्रीफली डिस्कस किया था कि क्योंकि जो इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी कम मतलब फ़र्क है। सो इसलिए हर टीम कोशिश यही करेगी कि अपने जितने भी मैचेस हैं वो जीतने की कोशिश करे ताकि वो दूसरी टीमों से अहेड रहे। ये इनका अपना दूसरा मैच होगा, पहला मैच ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम पहले मैच को अगर जायज़ा लें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को इतना अच्छा खेली नहीं थी जिसको हम पहले भी कह रहे थे कि सऊद शकील को उन्होंने कप्तान बनाया था। आप देखेंगे कि सामने 175 और 7 किया था कराची किंग्स ने 20 ओवर्स में, जिसमें विंस ने 70 किया था, वार्नर ने 31 और साइफर्ट ने 27। सो ये इतना अच्छा स्कोर तो नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखें तो 119 में 9 आउट हो गए इनके 20 ओवर में, तो जिससे शो करता है कि इनकी जो बैटिंग में इतनी मजबूती नहीं नज़र आ रही। सऊद शकील जो है वो ओपन करते हैं, T20 के वो प्लेयर है नहीं, वो कैप्टन भी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। तो क्या सोच के उन्होंने उसको कैप्टन बनाया ये तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले ही बता सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अली माजिद लड़के ने 2 विकेटें ली थी 29 रन दे के इनकी तरफ से, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। आमिर ने 2 आउट किए थे 42 रन दे के, सऊद शकील ने 1 आउट किया था 20 रन दे के। हालांकि सऊद शकील जो है वो पार्ट टाइम बॉलर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कराची किंग्स की जो बॉलिंग है वो एज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हसन अली जो है वो लीड कर रहे हैं, उन्होंने 3 आउट किए 27 रन दे के, और नबी ने जो है 2 आउट किए थे 7 रन दे के, और अब्बास आफरीदी ने 2 आउट किए थे 9 रन दे के। तो अब बड़ा इशू अब ये होगा कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है किस अंदाज में इसको लेके उतरती है। और सऊद शकील ऑब्वियसली कैप्टन है, अगर वो कैप्टन है तो ओपन ही करेंगे, नीचे तो बैटिंग नहीं कर सकते। T20 का जो तरीक़ाकार है वो उसमें तो ये है कि आपको अच्छे पावरफुल हिटर ऊपर चाहिए। लेकिन यू नेवर नो, थिंकिंग में चेंज भी हो सकता है और ये समझेंगे मैं नीचे भी जाके बैटिंग कर सकता हूँ और किसी और को मैं ओपन के लिए भेज दूँ ताकि ओपन का जो स्टार्ट है वो थोड़ा सा ब्रिस्क हो। कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि आज केन विलियम्स ने भी इनको ज्वाइन कर लिया, विलियमसन ने, लेकिन उनके लिए इशू तो डेफिनेटली होगा कि केन विलियमसन को किसकी जगह डालेंगे, क्योंकि 4 उनके जो फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं उसमें तीनों, एक तो वार्नर है, साइफर्ट है, विंस है और नबी है। सो इनमें से किसको ड्रॉप करेंगे किसको नहीं करेंगे। सो मुझे लगता नहीं है कि विलियमसन की जगह एकदम से टीम में बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ तो साइफर्ट अगर इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको ड्रॉप करके ये केन विलियमसन को ला सकते हैं, लेकिन साइफर्ट कीपिंग भी करते हैं। सो ये देखना पड़ेगा कि आज इनकी प्लेइंग 11 क्या होती है। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगर हम स्क्वाड को देखें तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी मजबूती तो ऐसे नज़र नहीं आती। वही पुराने प्लेयर्स उनके स्क्वाड में हैं। रायले रूसो शायद उनकी टीम में जो है वो उनका अभी भी मेन बैटर है, नीचे से आके बड़े एक्सप्लोसिवली खेलता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से वो क्रिकेट से आउट है, तो इसलिए उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें इतनी नज़र नहीं आती। अगर आप सामने देख लेंगे ना तो सऊद शकील अगर कैप्टन है, फिन एलन जो कि इनकंसिस्टेंट है, कभी रन्स कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, हसन नवाज कभी रन्स कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, खुशाल मेंडिस यस ये एक आपको नज़र आता है कि जो एक बड़ा पावरफुल प्लेयर है, लेकिन इसकी बैटिंग बहुत नीचे आती है। आई थिंक इसको ओपन होना चाहिए मेरे अपने नज़र से। रायले रूसो अगेन फॉर्म अभी तक हिट नहीं की, फ़हीम अशरफ ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस है, शोएब मलिक टीम में ही नहीं है, अब आज खिलाते हैं नहीं खिलाते ये पता लगेगा। उसके बाद अगर आप मोहम्मद आमिर को देखें, उनका मेन स्टे मोहम्मद आमिर ही है। अबरार अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान तारिक ऑब्वियसली बॉलिंग एक्शन की वजह से उनको नहीं खिला रहे वो। मार्क चैपमैन, अब आई डोंट नो कि चैपमैन जो है वो टीम में आते हैं तो किसकी जगह आएंगे, ज्वाइन भी उन्होंने कर लिया या नहीं किया। मोहम्मद वसीम जूनियर हैं,
जो कभी ऑन एंड ऑफ ही रहते हैं। मोहम्मद ज़ीशान ये फैसलाबाद के प्लेयर हैं। सीबुल्ला खान ये एक विकेट कीपर बैट्समैन है, बलूचिस्तान के हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसको अभी तक इन्होंने कोई मौका क्यों नहीं दिया, जबकि ये बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर थे। एक वक्त में तो पाकिस्तान में की टीम में इनकी बातें हो रही थी कि इनको जाना चाहिए। देन दानिश अजीज, शॉन एबट, ख्वाजा नाफे, कायल जेमिसन, आई थिंक जेमिसन ने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, फिर उसके बाद वो नहीं खेल रहे। सो इसमें से 11 चुनेंगे तो मुझे इतनी कोई स्ट्रॉन्ग लाइनअप नज़र नहीं आ रही कोयटा ग्लैडिएटर्स की। लेकिन क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते, अगर आप क्लिक कर जाएं, जैसे कल पेशावर ज़ल्मी ने बड़े आराम से लाहौर कलंदर को हरा दिया। सो क्रिकेट में अगर आप उस दिन जिस पर्टिकुलर डे में आपका मैच है उस दिन अगर आप अच्छा खेल जाएं तो कोई भी टीम आप किसी भी टीम को आप हरा सकते हैं। सो दूसरी तरफ अगर आप कराची की टीम को देखेंगे तो कराची की टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ नाम, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, प्लस परफॉर्मर्स भी हैं। T20 का ह्यूज एक्सपीरियंस है। वार्नर जो है वो आपको पता ही है कि इस वक्त 13,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं वो T20 में। सो उनकी अगर आप उस पर स्क्वाड में नज़र डालते हैं तो सैफर्ट हो गए, वार्नर, विंस, साद बेग, ये यंग लड़के हैं, ये एमर्जिंग में है। खुशदिल शाह है जो इसने पिछला मैच मेरा ख्याल है जिताने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। मोहम्मद नबी हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। इरफान न्याजी डिसअपॉइंटिंग, अभी तक कोई ख़ास परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं दी। अब्बास आफरीदी ऑन एंड ऑफ, हसन अली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मीर हमज़ा ने भी एक आध मैच में खेला। आमिर जमाल डिसअपॉइंटिंग क्योंकि कोई ख़ास अभी तक इन्होंने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई। मामून इम्तियाज़ ये नए लड़के हैं। जाहिद महबूब ये वो बॉलर हैं जो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं जिनको बड़ा कहा जाता है कि इनको नहीं खिलाते। तो ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर शायद उनको मौका मिल सके, लेकिन लाहौर की पिच ऐसी नहीं होगी कि यहाँ स्पिनर्स को ज़्यादा मौका मिले। एदम मिलने हैं, वो भी 1-2 मैचेस से नहीं खेल रहे थे क्योंकि उनको 4 प्लेयर्स जो उन्होंने फ़ौरन खिलाने थे वो पूरे हो रहे हैं। सो अरफात मिनास इन्होंने भी इतना इम्प्रेस नहीं किया। उमैर बिन यूसुफ को आई वुड से कि इनको मौका देना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे नज़दीक इरफान न्याजी को बहुत चांसेस दे चुके हैं। ये उमैर बिन यूसुफ बुरे प्लेयर नहीं है, इनको देना चाहिए। रियाजुल्लाह ने भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। शान मसूद अगेन T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दो राय रखते हैं लोग कि इनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फवाद अली इमर्जिंग में इन्होंने खिलाया था, इम्प्रेस नहीं किया। सो ये इनका पूरा स्क्वाड है। सो इसको देखते हुए तो मुझे कराची का स्क्वाड कोयटा ग्लैडिएटर्स से तो खुशदिल शाह ने अभी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उनको सारी ज़िंदगी जब से उन्होंने कम बैक करते हैं, 3-4 बार वो कम बैक कर चुके हैं टीम के अंदर, तो उनको पर्ची के लेवल से हमेशा से ही उनको टैग किया गया है। तो उनकी आज स्टेटमेंट भी मैं पढ़ी थी, तो कहते हैं कि हमेशा से मुझे ये कहा गया कि मैं पर्ची हूँ और मैं फेवरेटिज्म का शिकार हूँ। नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं समझता कि वो पर्ची वाला कोई एलिमेंट मेरा होता नहीं है। देखें, 1-2 चीज़ें डेफिनेटली होती हैं कि किसी प्लेयर के ऊपर किसी का कॉन्फिडेंस क्या है। सिलेक्शन कमेटी किसी प्लेयर को क्या समझती है कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं है, इसको अपनी टीम में शामिल करें। इसी तरह कैप्टन और जो टीम के हेड कोच होते हैं वो किसी प्लेयर के बारे में अपनी राय रखते हैं। सो आई थिंक ये उन लोगों में से थे। जैसे देखें ना, आपको याद होगा एक वक्त में जब मिसबा कैप्टन थे तो आसिफ अली हर स्क्वाड का हिस्सा होते थे क्योंकि मिसबा को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। सो फिर वो लोग जब इस तरह टैग हो जाता है ना, फिर वो कहते हैं मिसबा की पर्ची है वो, लेकिन एक्चुअली वो पोटेंशियल तो उनमें नज़र आता है। बदकिस्मती से ये प्लेयर्स अपनी उस पोटेंशियल को फुलफिल नहीं करते। आपको अगर कोई, मैं अगर कैप्टन हूँ, किसी को मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि तुम हर मैच खेलोगे, तुम परफॉर्म करो, सो मुझे परफॉर्म करके देना है ना, तब जाके मेरी आगे जगह बनेगी। यहाँ मसला यही हो रहा है कि 1 गुड इनिंग एंड देन गॉन। आप हारिस को ले लें, आता है एक आध अच्छी इनिंग खेलता है, उसके बाद 10 इनिंग फेल हो जाता है। तो ये खुशदिल शाह का भी यही था। खुशदिल शाह का एक इशू सिर्फ ये है कि उनकी एक इशू है, वो ये है कि वो सिर्फ हिटें मारते हैं। तो आजकल की क्रिकेट में अगर आपने एक छक्का मार लिया, एक चौका मार लिया, तो उसके बाद नीचे से सिंगल्स भी तो होते हैं ना। कोई बॉलर अच्छी बॉल भी करेगा, सो आप उसको तो आप हिट नहीं मार सकते हर बॉल। सो उस अच्छी बॉल के ऊपर आप 1 रन तो बना लेना। खुशदिल शाह का इशू सिर्फ यही रहा है, जो मैंने इतना देखा है कि वो यहाँ छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, सिंगल नहीं। लेकिन पिछले मैच में मैंने देखा कि उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया था। उन्होंने सिंगल्स भी लिए, डबल्स भी लिए, जिसकी वजह से वो अपनी टीम में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो अपनी टीम को जिता गए। सो इस तरह अगर ये मैच्योर होते चले जाएंगे, एक तो जिसको कहना चाहिए, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स में ना एथलेटिसिज्म नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज अर्ली डेज़ में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी नहीं है कि बच्चों को अच्छी जगहों के ऊपर
कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी में वो हिस्सा लें। ग्राउंड्स नहीं है, स्कूल्स के पास ग्राउंड्स नहीं है, स्कूल में कोई किसी किस्म की स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं होती, तो जो एथलेटिसिज्म है वो यंग एज से बनता है। जब अब वो ये 20 साल की उम्र में आके अगर आप फील्डिंग सीखेंगे, आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग सीखेंगे, सो आप में वो जो नेचुरल इलास्टिसिटी होती है ना, वो आपको नजर नहीं आती। ये बात आपने पहले भी बात की थी कि हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं है, बहुत जरूरी है ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, अंडर 16 लेवल के ऊपर जब तक ये काम नहीं करेंगे, आप हमेशा दुनिया भर में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग एंड योर जिसको कहना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। इवन सारे आप देख लें, नसीम शाह को देख लें, दे स्ट्रगल के फील्डिंग में उनको बहुत मिसफील्ड्स किए उन्होंने, बिल्कुल कैच ड्रॉप्स किए, मिसफील्ड किए। कहते वो हैं कि खुशदिल शाह कहते हैं कि आप मेरे जो तमाम फैंस हैं वो मुझे सपोर्ट करें, ताकि सपोर्ट कौन नहीं, आप देखिए कहते ना कॉन्फिडेंस मेरा गेन हो सके। सपोर्ट करते ही हैं तो इतने माशाल्लाह हमेशा से देखें, याद करें जब शाहिद आफरीदी खेलते थे, जब कुछ नहीं भी कर जाते थे, करिश्मा था लोगों के अंदर, फैन सपोर्ट हमेशा से उनको थी। देखिए इफ ही डज नॉट, मैं आपको बताऊं, क्रिकेट में जो फैंस हैं ना, वो क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा मैं फील करता हूं कि वो प्रेज करते हैं, उनके लिए ऑल आउट जाते हैं। बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट उनको होती है क्योंकि उन्होंने हाई होप्स लगा के रखी हुई होती है। जैसे कल मैं इंजमाम को सुन रहा था, एक बात उसने सही कही कि बाबर आजम जब भी बैटिंग करने जाते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 करके आएगा। सो वो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती हैं, जब 3 से 4 इनिंग्स में अगर आप फेल हो जाते हैं तो वो थोड़ी सी अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं। लेकिन 1 गुड इनिंग आप कर देंगे ना, बाबर फिर हीरो बन गया था। कल लाहौर का कलंदर का मैच था और पूरा जो स्टेडियम है वो बाबर कर रहा था। सो इसलिए जब आप अच्छा करते रहेंगे, फैन आपके लिए जो है ना वो दीवानवार आपकी चाहत का इजहार करेंगे। जब आप परफॉर्म बुरा करेंगे तो आई थिंक फैंस को भी हक है कि थोड़ी सी नाराजगी का इजहार तो करें। हाँ, ऐसे ही है, और मीम्स भी बना सकते हैं थोड़ी बहुत, इतना तो हक है ही। सर, आज का मैच जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाला है, और कहते ये हैं कि रोड्स जो हैं वो ऑलरेडी पहले से ही ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आज ज़्यादा जो स्पेक्टेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी in the stadium. Such a good thing, sir. ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप देखेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का मैच हो रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची लाहौर का जो स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ होगा, तो इससे तो बड़ी बात ही कोई नहीं हो सकती। देखिए ना, लाहौर की लोकल टीम तो आज नहीं खेल रही, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रही है, आज कराची किंग्स खेल रहा है। इसको देखते हुए अगर क्राउड इतना ज़बरदस्त अगर इस ग्राउंड में आ जाता है तो इससे बड़ी बात ही कोई नहीं हो सकती। और ये चीज़ आई थिंक कराची के लिए लम्हा फ़िक्री है। कराची के नेशनल स्टेडियम में हमें लोग नज़र नहीं आते, वो फैन सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। बाकी तो ग्राउंड छोटे हैं तो इसलिए उनके मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्योंकि पिंडी में 15,000 आ जाते हैं तो भर जाता है ग्राउंड। बाकी मुल्तान में भी हमने देखा कि बुरा क्राउड नहीं था, लेकिन लाहौर ने तो कमाल रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। मैं तो हैट्स ऑफ टू देम, और माशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आज भी ज़रूर क्राउड आए और इन दोनों टीमों को सपोर्ट करें। सर, बिल्कुल ऐसे PSL का मतलब ये व्हेन क्रिकेट कम्स होम, और क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड्स में जाना बहुत ज़रूरी है। तो कल लोगों ने बाबर आजम को देखा, आज हम टेलेनॉर वूहू मोमेंट देखते हैं कि उसमें क्या है। तो विंटेज बाबर आजम की कवर ड्राइव को कोई नहीं रोक सका, और जो शायकीन क्रिकेट ने देखा और किस तरह की क्लैप्स आप देख सकते हैं, मज़ा आ गया। तो इट वाज अ रियली वूहू मोमेंट बाय टेलेनॉर एंड वी रियली एंजॉयड इट। बहुत एक्सीलेंट ये मोमेंट्स थे। मुझे याद आ रहा है कि फर्स्ट टाइम जब हमने इसको पिक किया था उस वक्त मैं हेड यूथ डेवलपमेंट था PCB में, तो अंडर 16 की हमने टीम पिक की थी। तो लाहौर की टीम में हमने बाबर आजम को पिक किया था, तो बाबर ने एक मैच खेला था कराची के खिलाफ, दैट वाज अंडर 16 की मैं बात कर रहा हूँ, एंड ही स्कोर्ड 156 रन्स अगेंस्ट देम। अच्छा, और क्या ये इस किस्म की आप जो शॉट्स देख रहे हैं ना, ये इसका उस ज़माने से ये सिग्नेचर शॉट्स थे। इतने सीधे बैट से खेलता था, इतने इसकी रिस्ट का इतना ज़बरदस्त इसका काम होता था, तो हमें उसी वक्त पता लग गया था कि वन डे इज़ गोइंग टू बी अ स्टार। और वो है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे कैंप में जावेद मियादाद को हमने स्पेशली बुलाया था कि आके ज़रा हमारे अंडर 16 के प्लेयर्स को थोड़ा सा वो बताएं। तो जावेद मियादाद आए, उसके बाद जब वो नेट वगैरह प्रैक्टिस हो रही थी, खेल के चले गए, तो मुझे जाते हुए कह रहे हैं, यार हारून ये लड़का कौन है? मैंने कहा इसका नाम है बाबर आजम। कहते हैं इसके ऊपर नज़र रखना, ये मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर बनेगा। यानी एक पोटेंशियल आपको नज़र आ जाता है। फिर उसके बाद बाबर ने मेहनत बहुत की, अंडर 16 में बड़े रन्स किए, बेस्ट बैट्समैन हुए, अंडर 19 के कॉन्टेस्ट में इंटरनेशनली बेस्ट बैट्समैन हुए। वहाँ से फिर वो पीछे मुड़ के उन्होंने देखा नहीं। तो आई थिंक आज
वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इनको मेंटर्स की भी बहुत सपोर्ट मिली है, बड़े ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट्स हमेशा से इनके लिए पास किए हैं। एक फेज़ है और वो फेज़ जो है वो भी चला जाएगा, नहीं इंशाल्लाह वो चला जाएगा। बस द ओनली इशू इसके अब जो इशू जो है ना वो ये है कि क्या बाबर T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से फिट इन होते हैं कि नहीं। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मेरे अपने नज़दीक देखें ये कन्वेंशनल प्लेयर हैं। अभी तक तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनको कोई इस तरह के पावरफुल हिटर्स नज़र नहीं आए थे, तो बाबर और रिजवान को ओपन कराने के बाद क्योंकि नीचे नहीं खेल सकते, बाबर आजम इसीलिए ओपन करते हैं कि उनको ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए। और ये नॉर्मली आपने देखा होगा कि दूसरे जो प्लेयर्स हैं या दुनिया भर में उनमें इम्प्रोवाइजेशन बहुत है, बाबर में इम्प्रोवाइजेशन ही वो मतलब कन्वेंशनल स्ट्रोक्स खेलते हैं, जैसे भी आपने देखा था कि वो कवर ड्राइव खेलते हैं अलॉन्ग द ग्राउंड, ऑन ड्राइव खेलते हैं अलॉन्ग द ग्राउंड। तो उनको जो ये हिट मारना, ग्राउंड को क्लियर करना, स्कूप करना, वो वाली चीज़ें अभी तक बाबर में जो T20 के मोड में आ चुकी हैं वो अभी तक उनमें नहीं है, तो इसलिए डिबेटेबल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जहन में आता है कि अगर तो आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है, या तो कोई दूसरा प्लेयर आके इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे ना, तब तो कोई बंदा कह सकता है कि जी ठीक है जी हमें बाबर नहीं चाहिए। आप हारिस पे थोड़ा सा वो लेकर आते हैं कॉन्फिडेंस, वो एक मैच में करने के बाद 10 इनिंग कुछ नहीं करते। आप समत के ऊपर लेकर आते हैं कि जी बड़ा पावरफुल हिटर है, वो एक मैच में करता है, उसके बाद 5 मैच में कुछ नहीं करता। आप हसन नवाज के बारे में कहते हैं कि जी बड़े ज़ोर से मारता है, हिटें मारता है, लेकिन उसका भी एक मैच में किया, उसके बाद पता नहीं कहाँ था। सो बाबर आजम के ऊपर कम से कम आपको ये तो पता है ना कि ये अगर 6 इनिंग खेलेगा तो 4 में रन भी करेगा। अब जहाँ तक स्ट्राइक रेट की बात है वो सारी अपनी जगह पे, वो तो डिपेंड करता है कि आप चेस कर रहे हैं तो कितने रन्स को चेस कर रहे हैं। अगर आप पहले रन्स को सेट कर रहे हैं तो आपने कितने रन्स पे लेके जाना है। सो वो उसके मुताबिक आपका स्ट्राइक रेट ऊपर नीचे होता है। सो डिबेटेबल है इशू ये, लेकिन जब तक कि बाबर के मुकाबले कोई ऐसा प्लेयर नहीं आ जाता तो मेरे नज़दीक बहुत मुश्किल है ये डिसीजन लेना कि बाबर को आप T20 में ना खिलाएं। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वेरी वेल सेट। और व्यूअर्स, अगर आप देखना चाहते हैं मैच से पहले प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट गेम एनालिसिस और मैच की ढेरों सी अपडेट्स, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं माय टेलेनॉर ऐप और एंजॉय कर सकते हैं बहुत कुछ और जीत सकते हैं बहुत से इनामात। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान हमारे नुमाइंदे चिराग बलोच से गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के मुकाबले जो है वो जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त कौमी ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ मौजूद है जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके साथ इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि कैसा सीज़न अब तक जा रहा है। फ़हीम भाई बहुत शुक्रिया। एक तो दूसरा ये बताइएगा कि अभी तक 3 मैचेस कोयटा खेला है, 2 मैचेस हारा है। एक पहले शुरू का मैच जो है वो जीत कर लग रहा था कि कोयटा जो है वो रिदम पकड़ लिया है, लेकिन फिर एकदम से जो है वो कोयटा जो है वो अगले 2 मैचेस हारी है। क्या कहते हैं कि क्या कमबैक होगा लाहौर के अंदर? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो सीज़न का स्टार्ट, अभी 3 मैचेस हुए हैं, अभी तो टूर्नामेंट इतना लंबा भी नहीं हुआ, अभी 3 मैच हैं। तो कोशिश यही है कि अपना यहाँ पे आके जो लाहौर के हमारे लीग है इसमें अच्छा परफॉर्म करें और कमबैक करें। अच्छा ये बताइएगा कि आप फ्रेंचाइज चेंज हुई है, नई फ्रेंचाइज में आए, इससे पहले इस्लामाबाद में खेल रहे थे, कितना एक डिफरेंस माहौल के अंदर फील होता है क्योंकि आप लगातार काफ़ी ज़्यादा सीज़न इस्लामाबाद में खेले हैं, तो क्या चीज़ यहाँ पर कोयटा के अंदर पॉजिटिव आपको लगी है? देखिए हर फ्रेंचाइज़ का अपना अपना माहौल होता है, हर फ्रेंचाइज़ ने अपने तरीके से माहौल को कैरी किया होता है। इस्लामाबाद का डिफरेंट था, कोयटा का डिफरेंट है। ये नहीं है कि दोनों का माहौल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो था ऑलमोस्ट माहौल सेम ही होता है। यहाँ पर भी यही है कि जैसे दूसरी फ्रेंचाइज में होता है कि प्लेयर को बैक किया जाता है। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जो प्लेयर को बैक करते हैं तो प्लेयर का ये है कि फिर वो मोराल डाउन नहीं होता, चाहे वो थ्रू आउट टूर्नामेंट अगर वो परफॉर्म भी नहीं कर पाता ना, तो लेकिन उसको प्लेयर को यह है कि वो उसको अपना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। अच्छा ये बताइएगा कि अभी तक आप लोग 3 मैच खेले हैं, आपको एक जो मैच है 2 मैचेस के अंदर 1-1 ओवर मिला है और बाकी एक के अंदर 3 मौके प्रॉपरली उस तरह से नहीं मिला। क्या समझते हैं कि टीम स्ट्रेटजी जिस तरह चल रही है उस तरह से ही होता है या फिर विद मैच सिचुएशन चेंज हो जाती है? देखिए ये तो अंदर डिपेंड करता है कि कैसा सीन चल रहा है, कैसी परफॉर्मेंस हो रही है। ये नहीं है कि आप पहले ही इस पर प्लान कर लें कि आप इतने ओवर करेंगे, तो अंदर स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है। अब कोच जो कप्तान है उसको ज़्यादा बेहतर पता चल रहा था कि मैं किस बॉलर से ज़्यादा जो है वो इनपुट ले सकता हूँ, तो इसमें कोई मेरा वो नहीं है। मैं तो हमेशा रेडी होता हूँ, चाहे जब भी बॉलिंग करवाएं या जो भी करवाएं। अच्छा आखिरी सवाल एक करूँगा कि जो कंडीशंस अभी तक चल रही हैं PSL के अंदर, हमने देखा कि पहले पिछले सीजन तक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कोर बनता रहा है, लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं ज़्यादा स्कोर 200 भी अब कम टच हो रहा है, उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से पहले सीजन के हमने देखा। कितना एक पिचेस के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से अभी हमारे पाकिस्तान में काफ़ी क्रिकेट हो चुकी
ट्रॉफी है, पीछे चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, ट्राई सीरीज़ हुई है, वुमेंस की हुई है, तो अभी PSL भी थोड़ा लेट हो रहा है। पहले PSL हमारा फेब में होता था, तो ये भी थोड़ा सा फ़र्क है, इस वजह से शायद हो सकता है ऐसे, वरना आप देखें कि शुरू के मैचेस में 200 हुआ है, वो चेज़ भी हुआ कराची में स्पेशली, और पिंडी में तो हो ही रहा था। फ़हीम अशरफ जो हैं कोटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। वो कहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो जो हैं वो कप्तान ही दे सकते हैं। उनको ही पता है कि उन्होंने किस बॉलर से बॉलिंग करानी है, या किसको 1 डाउन भेजना है, 2 डाउन भेजना है, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो काम करना है, और वो अपना भरपूर दे रहे हैं PSL 10 में। जी सर। देखिए, एक तो जो फ़हीम ने जो भी बातें की उसमें मुझे थोड़ा सा एक मतलब नाजरीन के लिए सिर्फ ये बताते चलूँगा, देखें जब कोई प्लेयर एज एन एस प्लेयर खेल रहा होता है ना टीम में, तो उसको हमेशा प्रेफरेंस मिलती है। अगर मैं टॉप प्लेयर हूँ, मुझसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरा कैप्टन ये मुझे टीम में डाला गया है, तो मैं एज ए नंबर 1 अगर पहली प्रेफरेंस अगर मैं सोचूंगा बॉलिंग की तो वो आप ही होगी। अगर आप बैटर हैं तो वो आप ही होगी। जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, फ़हीम अशरफ ने अगर एक ओवर किया है तो इसका मतलब ये है कि जो थिंक टैंक है उनकी नज़रों में ये है कि ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम खिला लेंगे। क्या फ़हीम अशरफ जो हैं वो अब ऐसे प्लेयर हो गए हैं कि ज़रूरत पड़ने पे उनको बॉलिंग मिलेगी, ज़रूरत पड़ने पे उनको बैटिंग मिलेगी। ये प्लेयर के लिए ख़ुद भी जो है लम्हा फ़िक्र होना चाहिए, क्योंकि हर प्लेयर चाहता है कि वो एज ए नंबर 1 प्लेयर खेले, और जो टीम की मैनेजमेंट है वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस करे कि जी मैं डिलीवर कर सकता हूँ। जब ये आपके ऊपर जब थोड़ा सा डामाडोल हो जाते हैं आपका प्लेयर जो है वो आपको शायद डिलीवर ना करके दे, तो उस वक्त ये वाली सिचुएशन होती है जो यूसुफ फ़हीम अशरफ के साथ हो रही है कि बॉलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको मतलब बस यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है जब ज़रूरत पड़ेगी तो बॉलिंग भी दे देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये बैटिंग भी कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि 11 के नंबर पूरे करने के लिए फ़हीम अशरफ टीम में है, ऐसे लगता है। सर ऐसे ही है, और अभी तो उनकी फ्रेंचाइज भी चेंज हुई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो कोटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखिए फिर तो और भी ज़्यादा आपको सोचने की बात है कि अगर एक फ्रेंचाइज से दूसरी फ्रेंचाइज में वो गए हैं, तो जिस फ्रेंचाइज ने उनको लिया है तो क्या उन्होंने ऐसे ही ले लिया? आप अगर किसी प्लेयर को पिक करते हैं तो आप इसलिए पिक करते हैं कि ये मेरी टीम के 11 में खेलेगा, प्लैटिनम कैटेगरी में है, तो फिर इसका मतलब है वो आप उसको रेट कर रहे थे कि वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो 11 में जब आता है तो ऐसा लगता है कि वो आपका टॉप प्लेयर में नहीं है। So it's a very good advice from your side, और obviously जो सुन रहे हैं थिंक टैंक के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, और प्लेयर को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पॉइंट्स टेबल पे कौन सी टीम किस पोजीशन पे मुस्तहकम है और कौन सी टीम इस वक्त स्ट्रगल कर रही है ऊपर आने के लिए, इस टेबल पे देखते हैं। सर अगर हम देखें तो यूनाइटेड जो है वो एज इट इज़ फिक्स उन्होंने अपनी जगह की हुई है। इट्स सो गुड टू सी देम नॉट मूविंग इट एनीवेयर। उसके बाद आ रही हैं किंग्स जिन्होंने 3 मैचेस जीते हैं और टोटल 5 खेले हैं, 6 पॉइंट्स के साथ हैं। 3rd नंबर पे आ रहे हैं कलंदर्स ने 2 जीते हैं और 3 जो हैं वो हारे हैं और 4 पॉइंट्स के साथ है। फिर आ रही है ज़ल्मी ने जीते हैं 2 मैचेस, 5 खेले हैं और 3 जो हैं वो लूज़ किए हैं और 4 पॉइंट्स के साथ हैं। और उसके नीचे ग्लैडिएटर्स और सुल्तान जो हैं वो एक मैच जीत कर अभी 2-2 पॉइंट्स पे हैं। और सर अगर रन रेट के ऊपर बात करें तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक ऑन रन रेट सर। देखिए इस वक्त मैं नेट रन रेट को इतना ज़्यादा पे इसमें नहीं लेकर आ रहा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि किंग्स के लिए आज मैच इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आज वो ग्लैडिएटर्स को हरा देती है तो वो 8 पॉइंट के साथ ऊपर चली जाएगी। ग्लैडिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो जिस तरह नीचे इस वक्त 5th पोजीशन पे हैं वो वहीं रहेंगे। सो इसलिए वो आज वो पूरी कोशिश करेंगे कि कराची किंग्स को वो बीट कर दे ताकि वो भी 4 पॉइंट्स के साथ ऊपर आ जाए और फिर ये उस रेस में शामिल हो जाए जहां आपने भी जिक्र किया कि नेट रन रेट जहाँ इफेक्ट हो सकता है कर सकता है। वो सूरत में होगा कि 2 से 3 टीमें जो है ना वो एक ही पॉइंट्स पे खड़ी भी होंगी और उनमें से किसी एक ने या 2 ने जो है वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना होगा। सो वहाँ पर ये नेट रन रेट काम आएगा, तो इसलिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करना अब ज़रूरी है। बट ग्लैडिएटर्स के पास एक एडवांटेज है कि उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस हैं कि अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले हैं, 7 मैच अभी उन्होंने और खेलने हैं। बाकी टीमों ने अपने सिर्फ 5-5 मैचेस खेलने हैं। सो इनके पास 14 पॉइंट्स हैं, उनके पास 10 पॉइंट्स हैं खेलने के लिए। सो मे बी
ये एक चीज़ है जिसके ऊपर ग्लैडिएटर्स को जो है तवज्जो करनी चाहिए कि उनको जो है मैचेस जो है ना वो जीतना शुरू करेंगे तब जाके उनको फ़ायदा होगा। वरना कराची किंग्स अगर आज मैच जीत जाती है तो कराची किंग्स की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ गोइंग इनटू द लास्ट 4। सर, कल के मैच देखकर या पिच को देखकर आपको क्या लगता है आज जो है मैच वो लो स्कोरिंग होगा या इट वुड बी लाइक अ बेटर देन टुमारो? देखिए, लाहौर की जो पिचेस का हमेशा भी जब भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कम से कम वही बात है कि ऐसी अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर आपका पार स्कोर जो है ना वो 180-190 होता है। सो 180-190 रन पे अगर कोई भी टीम कर जाएगी ना तो उनके पास बहुत इनफ चांसेस होते हैं कि वो किसी तरीके से डिफेंड कर लें अगर वो पहले बैटिंग करते हैं। और अगर 180-190 पहली टीम ने बैटिंग करके किए हुए हैं तो सेकंड टाइम बैटिंग वालों को बहुत ज़रूरी ये है कि जी फर्स्ट 6 ओवर्स में किस तरीके से वो चेज़ करते हैं, कितनी विकेट्स उनकी गिरती हैं और किस तरह वो आगे लेके जाते हैं। सो लाहौर के पिचेस में मुझे कोई ऐसा डीमन नज़र नहीं आ रहा। पिच अच्छी है, बैटिंग के लिए अच्छी है। हाँ, जो भी पिच हो, अच्छी बॉल जहाँ भी होगी वो आपके बैटर को तंग तो करेगी। सो यही वो जगह है जहाँ पर बैटर्स को अपने आप को एडजस्ट करना होता है, क्योंकि दूसरी तरफ बॉलर्स जो हैं कभी कभी देखते हैं कि स्विंग अच्छा हो रहा है या सीम अच्छा हो रहा है तो फिर एक राइट लेंथ को हिट करते हैं। क्योंकि ये शॉर्टर फॉर्मेट में ये बहुत ज़रूरी है कि बॉलर जो है वो राइट लेंथ को हिट करे। आप देखते हुए कभी कभी वो स्लॉट दिखाते हैं कि एक स्लॉट है जहाँ पर बॉल पड़ती है तो उसको हिट लगती है। सो कोशिश भी ये की जाती है कि उस स्लॉट के ऊपर बॉल ना की जाए, उससे पीछे बॉल की जाए ताकि जो है ना वो इस तरह आसानी से वो उसके ऊपर हिटे ना मार सके। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा मैच होगा, पिच अच्छा बिहेव करेगी और पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें उसमें कोई इशू नहीं है। 180 के करीब होना चाहिए। 180 इज अ पार, यानी 180 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यानी। लेकिन अगर 180-190 है तो ऐसा है कि डिफेंडेबल टारगेट होता है कि आपके बॉलर्स और फील्डर अगर अच्छा रोल प्ले करें तो आप अगली टीम को जो है ना इतने रन आसानी से बनाने नहीं देते। लेकिन अगर ऐसे 128 या 129 पे जैसे टीमें आउट हो रही हैं उसके लिए तो कोई चांस नहीं है ना किसी टीम को या तो वो ऑल आउट करे। पिच इतनी अच्छी होती है कि ऑल आउट आप कर नहीं सकते, तो इसलिए वो 128 चेज हो जाते हैं, 129 चेज हो जाते हैं। सर, स्पिनर्स क्या वैल्यू ऐड करेंगे? स्पिनर्स तो देखिए वैल्यू ऐड इसलिए करेंगे कि क्योंकि स्पिनर्स वो होते हैं जिनके ऊपर बैट्समैन चार्ज करता है। क्योंकि फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर रहे होते हैं ना तो आप उसकी पेस को भी मीट कर लेते हैं ना कि पेस के साथ आपने खेल दिया, गैप मिल गया, चौका हो गया। लेकिन स्पिनर्स के साथ ये होता है कि वो अच्छी लाइन और लेंथ पे वेरी कर रहा होता है वो बॉलिंग में। सो उसको आपको बनाना पड़ता है टाइम। जब आपको 2 से 3 डॉट बॉल मिल जाए फिर आपको फिक्र हो जाती है कि यार ये तो डॉट बॉल्स हो गई, तो मुझे अब इसको हिट मारनी है, यानी चौका लेना है मुझे या छक्का लेना है। उसमें फिर वो कोशिश करता है कि स्पिनर्स के ऊपर अटैक करे और वो उस सूरत में ये है कि अगर तो बहुत ही अच्छा खेल गया तो छक्का चौका मार लेगा। लेकिन अगर ये है कि अच्छा नहीं खेला तो फिर चांस होता है कि वो हवा में खेल दे तो आउट होने का चांस हो जाता है। सो लेट्स सी टुडे व्हाट हैपेंस बिकॉज इट्स अ मैच ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स इन कज़ाफ़ी स्टेडियम एट 8 o'clock। सो कहते हैं ना कि सबके दिल और दिमाग वहीं लगे हुए हैं। हमारा भी दिल चाह रहा है कि हम जाएँ मैच देखें, मगर क्या करें, ट्रांसमिशन में आपके साथ रहना है। फिर मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।